अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे नट्स की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह टॉप 10 मशहूर तरीन एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि नस के पास पेपर्स के अंदर आए हैं। और साथ ही साथ इस एक एमसीक्यूज से कितने मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है अब्दुल मुईस एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर वन में वाली बात कही जा रही है कि इन ऑर्डर टू मेजर करंट विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर मस्ट बी। देखो कहानी बताऊंगा शुरू कहाँ से शुरू होती है। कहानी शुरू होती है गैल्वानोमीटर से। ठीक है, अब होता बेसिकली ये है कि जी जो होता है ना, ये इस जी के ऊपर हम थोड़ा सा सर्कल बनाते हैं और हम बताते हैं कि हमारे पास गैल्वानोमीटर है बेसिकली। अब कहानी शुरू होती है यहाँ से। अब क्या होता है कि अगर मैं गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लूँ ना, तो ये पूरा का पूरा जो मेरे पास फैशन कहलाएगा ना, ये पूरा का पूरा मेरे पास जो फैशन कहलाएगा, ये पूरा का पूरा ये मेरे पास कहलाएगा दैट इज एम मीटर। ओके, अब मेरे पास ही गैल्वानोमीटर है, लेकिन इस गैल्वानोमीटर के साथ मैं सीरीज में एक अदर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लूँ ना, तो ये पूरा का पूरा फैशन जो मेरे पास कहलाएगा ना, ये पूरा का पूरा फैशन जो मेरे पास कहलाएगा, यही मेरे पास कहलाएगा दैट इज वोल्ट मीटर। ठीक है, बस ये फर्क है। अब देखो कहानी क्या होती है। आपके पास ये जो वोल्ट मीटर होता है ना, इसमें क्या होता है कि हमारे पास गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होती है, और उसी रेजिस्टेंस को हम लोग मल्टीप्लायर कह रहे होते हैं। और ये जो बेसिकली हमारे पास मल्टीप्लायर होता है, इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। सिमिलरली हमारे पास जो गैल्वानोमीटर है, गैल्वानोमीटर के साथ हमारे पास जो पैरेलल एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हुई हुई है। ओके, उस रेजिस्टेंस को बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं शंट रेजिस्टेंस, और इस शंट रेजिस्टेंस की हमारे पास जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो बहुत ही लो होती है। ठीक है, वेरी लो। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर टू है बेसिकली कि पावर डिलीवर्ड बाय एन एसी सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू एन एलसीआर सर्किट सीरीज सर्किट इस मैक्सिमम व्हेन, यानी कि अगर आपके पास जो है एक एलसीआर सर्किट है और वो एलसीआर सर्किट आपके पास सीरीज के अंदर कनेक्ट है, तो आपने वाली बात बतानी है कि पावर जो है वो मैक्सिमम कब होगी। देखो ये एलसीआर सर्किट जो है ना, इसकी जो लॉन्ग फॉर्म है वो है, एल से मुराद है आपके पास इंडक्टेंस, जिसका यूनिट हमारे पास हेनरी होता है। सी से मुराद है आपके पास कैपेसिटेंस, जिसका यूनिट हमारे पास फैराड होता है। आर से मुराद है आपके पास रेजिस्टेंस। अब होता है ये बेसिकली आपके पास कि अगर आपके पास कोई एक एसी सप्लाई हो, ठीक है, और एसी सप्लाई के दरमियान में आपके पास जो है वो इंडक्टेंस भी हो, आपके पास कैपेसिटेंस भी हो, और आपके पास रेजिस्टेंस भी हो, तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं ये करंट को अपोज करती हैं। ठीक है, अब जब ये तीनों की तीनों चीज़ें करंट को अपोज करती हैं, तो इन तीनों के अलग यूनिट्स हैं, वो अलग अलग हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट आपके पास ओम है, कैपेसिटेंस का यूनिट आपके पास जो है वो फ्रैड है, इंडक्टेंस का यूनिट आपके पास जो है वो हेनरी है। तो तीनों के अलग अलग जो है बेसिकली आपके पास क्या है, आपके पास जो है वो उनके जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इन तीनों को एक ही यूनिट के अंदर सम अप करते हैं। ठीक है, और जब हम सम अप करते हैं तो हम उनको बआसानी सीरीज या पैरेलल में सॉल्व कर सकते हैं, और यही चीज़ इम्पिडेंस कहलाती है। ठीक है, और उसी को बेसिकली हम लोग डोनेट करते हैं जेड से, और उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एक्सएल माइनस का एक्सी का होल स्क्वायर। अब मुझे नहीं पता कि आपने कॉलेज के अंदर क्या बताया, बहुत कुछ वर्कबुक्स के अंदर आपके पास जो है आपके एसी सप्लाई वाले न्यूमेरिकल्स हों और आपके प्रैक्टिकल्स हों, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी किया था तो बेसिकली हम लोगों ने ये जो एक्सपेरिमेंट था ये हम लोगों ने खुद परफॉर्म किया था। ठीक है, और मैंने इसको खुद परफॉर्म किया था क्योंकि ये मेरी फनल लैब के अंदर आ गया था, अप्लाई फिजिक्स का जब मैं कोर्स पढ़ रहा था सेकंड सेमेस्टर में। तो बेसिकली होता ये है कि हमारे पास ये जो एक्सेल और एक्सी है ना, एक्सेल बोले तो हमारे पास ये रिएक्टेंस है, ओके, इंडक्टेंस की, और एक्सी बोले तो ये हमारे पास रिएक्टेंस है कैपेसिटेंस की। हमारे पास जो इंडक्टेंस है और हमारे पास जो कैपेसिटेंस है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को लैग करते हैं, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को जो लैग कर रहे होते हैं ना, वो 180 डिग्री से लैग कर रहे होते हैं। यानी कि जब आपके पास कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी तो इंडक्टेंस कम हो जाएगी, और जब आपके पास इंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो वो आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो आपके आपके पास कम हो जाएगी। तो ये सिलसिला आपके पास चल रहा होता है। अब हमारे पास जो पावर का फॉर्मूला होता है सीरीज सर्किट में, वो होता है पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। यानी कि आपके पास जो पावर है, ओके, वो रेजिस्टेंस के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं दैट इज पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, लेकिन ये हमारे पास इसी सप्लाई की बात हो रही है। तो
फॉर एसी सप्लाई कुछ भी नहीं होगा, बस आर की जगह पे जेड आ जाएगा। ओके, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, यानी कि जिसका हमारे पास इम्पिडेंस ज़्यादा होगा उसकी हमारे पास जो पावर है वो भी कैसी होगी, वो भी हमारे पास ज़्यादा होगी। अब मैंने वाली बात आप लोगों को बताई थी कि हमारे पास जो रिएक्टेंस कैपेसिटेंस और रिएक्टेंट इंडक्टेंस होती है, ठीक है, जो कि एक्सएल और एक्सी है, ये दोनों आपस में दूसरे को लैग करते हैं। लैग का मुराद है एल ए जी वाला लैग, ठीक है, ये लैग करते हैं और कितने एंगल से लैग करते हैं, 180 डिग्री से के एंगल से लैग करते हैं। यानी कि अगर आपके पास किसी टाइम में अगर इंडक्टेंस ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस लो है, और फिर अगर आपके पास कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो आपके पास इंडक्टेंस लो है, ठीक है। तो उसको बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं दैट इज एक्सएल माइनस का एक्सी इक्वल्स टू जीरो। अब आपके पास जो एक्सी है उसको आप वहाँ भेज दें तो बन जाएगा एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी। अभी हमारे पास जो एक्सएल है जो कि यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंस है इंडक्टेंस की, इसका हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज एक्स इक्वल्स टू ओमेगा एल। ओके, अब ये मेरे पास जो ओमेगा है ये ओपन हो जाता है और बन जाता है 2 पाई एफ। तो क्या बन गया एक्स इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल। टू टू है, पाए पाए है, एफ फ्रीक्वेंसी की, एल हमारे पास क्या इंडक्टेंस है। सिमिलरली हमारे पास ये जो एक्सी है ना, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, अभी ओमेगा ओपन होता है और बन जाता है एक्स इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ सी। टू टू है, पाए पाए है, एफ फ्रीक्वेंसी, सी हमारे पास जो है कैपेसिटेंस है। और इनको याद दहानी लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स के नीचे एल लगा लेते हैं और एस के नीचे सी लगा लेते हैं। एक्स एल बोले तो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस, एक्स सी बोले तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यह क्या बन जाएगा, दैट इज ओमेगा एल इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। तो यानी कि एक्स हाँ, यानी कि ओमेगा एल इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। बेसिकली ये आपके पास जो है वो राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगर आपके पास जो है वहाँ पे ये ऑप्शन मार्क नहीं होता तो वो आपको इस तरीके से लिख के देता, इसको वो इस तरीके से भी लिख के दे सकता है दैट इज 2 पाई एफ एल इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ सी। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ऊपर जो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए हैं बस मैं उनकी वैल्यूज उठा के इसके अंदर पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 ये है द रिएक्टेंस। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रिएक्टेंस का पूरा पूरा फर्क समझ में आ रहा होगा। द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटेंस एट 50 हर्ट्ज इज 5 ओम। इट्स रिएक्टेंस एट 100 हर्ट्ज विल बी। अब देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एलसीआर सर्किट में या एलसी सर्किट में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस हैं उनके यूनिट हमारे पास चेंज होते हैं। तो हम उनके जो यूनिट हैं उनको कन्वर्ट करते हैं और उनके यूनिट को हम लोग ओम के अंदर लेकर आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो कैपेसिटेंस की रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स सी इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। अब ये ओमेगा ओपन हो जाएगा, बन जाएगा दैट इज 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, यानी कि आपके पास जो रिएक्टिंग कैपेसिटेंस है, ठीक है, इसका हमारे पास जो रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ वो कैसा है, वो हमारे पास इन्वर्स है। यानी कि एक्स सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका आप खुद ही एक अपना रिलेशन बना सकते हो और ये आपके पास बन जाएगा XC1/XC2 इक्वल्स टू F2/F1। ठीक है, अब आपको बेसिकली यहाँ से जो वैल्यू निकालनी है वो आपको ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बस यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो बन जाएगा आपके पास XC1 मल्टीप्लाई बाय F1/F2 इक्वल्स टू XC2। अब XC1 भी आपको गिवन है, F1 भी गिवन है, F2 भी गिवन है, आपके पास XC2 आ जाएगा। अब आपके पास XC1 जो है वो आपके पास है 5 और F1 आपके पास 50 है, F2 आपके पास 100 है। यानी कि XC1 आपके पास आ गई 5, F1 आपके पास 50 है और F2 आपके पास जो है मेरा बेटा वो है 100 इक्वल्स टू XC2, ये 50। तो यह क्या बन जाएगा, 0 से 0 मर जाएगा और 5 वन ज़ा 5 होगा और 5 टू ज़ा 10 होगा। यानी कि बन गया आपके पास 5/2 इक्वल्स टू XC2। अब 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4 और 2.5, यानी कि 2 वन ज़ा 2 और 2.5 ज़ा आपके पास होगा 2 × 2.5 इक्वल्स टू 5। तो ये बन गया आपके पास दैट इज 2.5 ओम इक्वल्स टू XC2। ये इसका राइट आंसर है। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो ये रहा आपके पास दैट इज ओम। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ये है द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ एसी वोल्टेज इज गिवन बाय। अब होता है ये आपके पास के आपके पास ना ग्राफ बनता है ऑल्टरनेटिंग करंट का।
अब ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर आपके पास ये होता है कि उसकी पूरी एक डेरिवेशन है कि उसके अंदर आप क्या कर रहे होते हो, आपका कॉइल होती है, कॉइल के साथ आप लोग एक स्लिप रिंग्स जो है वो कनेक्ट कर रहे होते हो, जो कि बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो एसी ऑल्टरनेटिंग करंट है उसकी जो पोलैरिटी होती है वो शिफ्ट हो रही होती है। तो अगर जो ग्राफ है वो ऐसे बन रहा होता है, ठीक है, ये आपके पास होता है 0 डिग्री, यहाँ पे आपके पास होता है 30 डिग्री, यहाँ पे आपके पास होता है 45 डिग्री, यहाँ पे आपके पास होता है 60 डिग्री, और यहाँ पे आपके पास होता है 90 डिग्री। जब आपके पास जो है ये 90 डिग्री पे आपके पास साइकिल आती है, तो बेसिकली आपके पास एक टाइम जो है और एक फ्रीक्वेंसी का आपके पास जो टाइम है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब बेसिकली हमारे घरों में जो ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई आ रही है वो आ रही है 50 हर्ट्स, और अमेरिका में इस वक्त जो सप्लाई आ रही है वो आ रही है 60 हर्ट्स, ठीक है, याद रखना क्योंकि वो पूछ लेता है। अब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसकी बेसिकली हम लोग ना एक डेरिवेशन करते हैं, उसके दौरान ही हम आपको वोल्टेज की इक्वेशन बना लेते हैं। वो वोल्टेज की इक्वेशन बेसिकली हमारे पास होती है V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी नॉट बेसिकली हमारे पास जो है वो इनिशियल वोल्टेज है, साइन बेसिकली हमारे पास एंगल है बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी और हमारे पास जो है वो प्लेन ऑफ द कॉइल का, सॉरी साइन हमारे पास जो है बेसिकली वो एंगल है बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। सो ये रहा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में ये है ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑल्टरनेशन वोल्टेज रीच अ पीक वैल्यू। अब होता ये हमारे पास कि हमारे पास जो ऑल्टरनेटिंग करंट का सप्लाई का जो हमारे पास ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है। अब हमारे पास जो पीक साइकिल आती है ना, इसके अंदर वो दो आती हैं। दो कौन कौन सी आती हैं? एक आती है हमारे पास ये जो मैं ग्रीन कलर का डब्बा बना रहा हूँ, जिसको मैं कह रहा हूँ 1, और एक आती है हमारे पास ये। तो ये दोनों के दोनों हमारे पास जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई की पीक होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू हमारे पास होती है IRMS इक्वल्स टू 1/√2 मल्टीप्लाई बाय I0। इसकी ये हमारे पास जो है वो वैल्यू हो रही होती है, ठीक है। और जो वोल्टेज है उसकी भी वैल्यू हमारे पास यही होती है, दैट इज VRMS इक्वल्स टू 1/√2 मल्टीप्लाई बाय V0। ये याद रखिएगा क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्ट पूछता है आप लोगों से। तो ये आपके पास आ गया, दैट इज 2 टाइम, क्योंकि 2 टाइम हमारे पास जो है वो पीक आती है ऑल्टरनेटिंग करंट की ग्राफ की। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज द ऑर्डर ऑफ। देखो हमारे पास जो एक्सरेज होती है ना उनकी डेफिनेशन ही यही है कि एक्सरेज क्या है। एक्सरेज हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे पास एक्सरेज उन वेव्स को कहा जाता है जिनकी जो वेवलेंथ है वो 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर तक होती है, यानी कि उनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी है, उनको बेसिकली हम लोग एक्सरेज कहते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है कि एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होती हैं? एक्सरेज के प्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली हमारे पास उनके कुछ ना कुछ प्रोसीजर है। पहला प्रोसीजर ये है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को आप एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस दे जिसकी वजह से वो एक हाई स्पीड के साथ मूव हो, एंड देन वो इस काबिल हो कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जो है वो निकाल सके, नॉक आउट कर सके। नतीजे में क्या होगा? नतीजे में बेसिकली आपके पास एक सीरीज बन जाएगी, ओके, दैट इज के अल्फा, के बीटा, के गैमा, वो एक आपके पास लंबी कहानी है, ठीक है। सो है, अब आपने ये थी तीसरी बात। चौथी बात क्या है? चौथी बात ये है आपके पास कि एक्स रेस उनके अंदर होगी हमेशा जिनका जो एटॉमिक नंबर है, ओके, वो ग्रेटर देन होगा 23 पे, ओके। आपके पास वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर आपके पास ज़्यादा है 23 से, तो उनके अंदर बेसिकली आपके पास जो है वो एक्सरेज पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इनर ट्रांजिशन शेल्स होते हैं। तो एक्सरेज के लिए आपके पास जो है वो इनर ट्रांजिशन शेल को होना लाजमी है। एंड सिमिलरली आपके पास जो लेजर्स हैं, लेजर्स में आपके पास पॉपुलेशन इन्वर्जन का होना लाजमी है। तो इनमें सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी है? इनमें सबसे ज़्यादा जो छोटी वेवलेंथ है वो है 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। खैर, इफ डब्ल्यू इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल द थ्रेश ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन बाय, मेरे ख्याल से जो पुरानी वीडियोस थी उसके अंदर मैंने वर्क फंक्शन का भी तस्करा किया था कि व्हाट इज मैन बाय वर्क फंक्शन, और मैंने बहुत तफसील से बताया था। बेसिकली वर्क फंक्शन का जो डोनेट करते हैं ना वो करते हैं फाई से। तो फाई इक्वल्स टू एच म्यू नॉट। अभी जो फाई है, इस फाई को बेसिकली हमारा जो एग्जामिनर है वो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बन गया डब्ल्यू इक्वल्स टू एच म्यू नॉट। अभी एच को वहाँ फेंक दें तो बन जाएगा म्यू नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू ओवर एच, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि हेजनबर्ग सेज दैट। अब ये तो सबको ही पता होगा कि हेजनबर्ग ने क्या कहा। हेजनबर्ग ने बेसिकली वाली बात कही है कि आपके पास जो मोमेंटम है अगर वो मालूम कर लोगे तो आपके पास जो उसकी जो पोजीशन है वो मालूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी अप्रॉक्सीमेटली एच। एक तो ये इक्वेशन बनती है जो आप लोग जो है वो इंटर वगैरह में पढ़ के आते हो। दूसरी भी इक्वेशन होती है जो कि शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, वो ये होती है, दैट इज डेल्टा ई
डॉट डेल्टा टी एच। दूसरी हमारे पास जो है वो ये इक्वेशन होती है। ठीक है। बहुत सारे जो उस्ताज़ हैं वो बेसिकली इसको एच ड्रैग करके भी पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यह ख्याल रखना जो आपकी बोर्ड में है आप उसको फॉलो करना। ठीक है, सुना, इसको मैं जो हूँ वो एच का नाम दे रहा हूँ। ठीक है। खैर, अब बेसिकली आपके पास हेजनबर्ग सेज ये कहता था कि आपके पास दोनों बातें हेजनबर्ग कहता था। ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शन सी है वो इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बेसिकली है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द nth बोहर ऑर्बिट कैन बी। अब आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो एटम होता है उसके अंदर शेल्स बहुत सारे होते हैं। जैसे एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। ये चार तो आप लोगों ने पढ़े होंगे, इंटर में पढ़े होंगे या फिर अभी आप पढ़ रहे होंगे। और भी होते हैं जैसे एस है, पी है, डी है, एफ है। ई नहीं होता। आपके पास जो होता है जी होता है और आपके पास एच भी होता है। तो और भी आपके पास शेल्स होते हैं। एस के अंदर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसकी जो शेप होती है वो स्पेरिकल होती है, यानी कि सर्कल टाइप शेप होती है। और वो थ्री डायमेंशन में सर्कल होता है। अब आपके पास जो पी होता है जिसको आप लोग पी ब्लॉक भी कह रहे होते हो, उसकी जो शेप होती है वो डंबल जैसी होती है। यानी कि वो डंबल होता है ना जो आपके पास जो बॉडी बिल्डर उठा रहे होते हैं, उसकी जो शेप होती है बेसिकली आपके पास डंबल होती है। और मेरे ख्याल से उसके अंदर तीन आपके पास एनर्जी शेल्स आते हैं। जैसे यानी एक्स वाई एक्स जेड इस तरीके से कुछ आते हैं। और उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो स्पिन होती है वो भी अलग अलग होती है हुंस रूल के मुताबिक। फिर आपके पास जो होता है वो डी होता है, उसके अंदर मेरे ख्याल से 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एफ जो होता है उसके अंदर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। खैर, अब आपके पास सिनेरियो ये होता है कि आपके पास किस भी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला है ना वो है 2n²। इस जरिए से आप पता लगा सकते हो। जैसे एन पहला शेल, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके अंदर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। आपके पास अगर दूसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो टू का स्क्वायर करो, फोर, फोर टू एट, तो दूसरे शेल के अंदर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, सो एज सिंपल एज दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये है कि द हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टेन एलिमेंट इज 4 years। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ सैंपल ऑफ दैट आइसोटोप विल रिमेन आफ्टर 12 years। अब बेसिकली आपके पास ना इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि मिसाल के तौर पे आपके पास ना 100 ग्राम का कोई आपके पास जो है वो सोडियम है। मिसाल मिसाल मिसाल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम का आपके पास क्या है, 100 ग्राम का आपके पास जो है वो सोडियम है। अब क्या होता है कि सोडियम जो डिके हो रहा होता है ना वो हो रहा है मिसाल के तौर पे 10 साल में। यानी कि 10 साल में आपके पास जो सोडियम है ये आधा हो जाएगा अपनी ओरिजिनल वैल्यू का। जैसे ही 10 साल गुजरेंगे आपके पास जो सोडियम है वो अपनी वैल्यू का अपनी हर वैल्यू का आधा हो जाएगा। दोबारा सुनो, हर 10 साल बाद जो सोडियम है वो अपनी हर वैल्यू का आधा हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास पहला 10 साल गुजर गया, फॉर फर्स्ट 10 years। आपके पास मिसाल के तौर पे फॉर फर्स्ट 10 years गुजर गए, तो क्या होगा, आपके पास जो 100 ग्राम का सोडियम था वो 50 ग्राम में हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी हर वैल्यू का आधा होगा। अब आपके पास मिसाल के तौर पे और 10 साल गुजर जाए, फॉर सेकेंड 10 year। अब आपके पास मजीद 10 साल गुजर गए तो क्या होगा, अभी वो 50 ग्राम का है, वो 50 ग्राम का आधा हो जाएगा यानी कि 25 ग्राम। फिर क्या हुआ, फिर आपके पास फॉर थर्ड 10 year, यानी कि अब जो है वो 30 साल गुजर गए। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपके पास जो सोडियम था जो 25 ग्राम का था वो 12.5 ग्राम का रह जाएगा। यानी कि हर 10 साल बाद जो आपके पास सोडियम है वो अपनी पिछली वैल्यू का आधा ही हो रहा होगा। तो अगर हमारे पास कोई एक सर्टीन एलिमेंट है, मिसाल के तौर पे उस सर्टीन एलिमेंट को मैं एक्स कह रहा हूँ, और ये जो एक्स एलिमेंट है ये हर 4 साल बाद जो है बेसिकली वो क्या हो रहा है, हर 4 साल बाद ये डिके हो रहा है यानी कि हाफ हो रहा है। तो पहला 4 साल गुजरेगा, ठीक है, वो कह रहा है कि मुझे बताओ कि 12 साल बाद ये कितना रह जाएगा। तो भाई ये पहला 4 साल गुजरेगा तो ये कितना रह जाएगा, ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू का हाफ रह जाएगा। ऐसा ही है। जैसे ही मेरे पास जो है वो दूसरा, मतलब कि दूसरा 4 ईयर गुजरेगा या फिर हमारे पास 8 साल हो जाएंगे तो क्या होगा, इसकी जितनी वैल्यू जो पिछली थी ये उसका भी आधा हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब क्या होगा, अब बेसिकली हमारे पास मजीद 4 साल और गुजर गए। जब मजीद 4 साल और गुजर जाएंगे तो क्या होगा, होगा ये बेसिकली कि अपनी पिछली वैल्यू का और आधा हो जाएगा। तो यहाँ के पास 1/2 एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो ये बन गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2
एक्स। तो 2 टू द 4 4 टू Z, यानी कि 1/8 मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी कि ये जो अपनी जो कोई भी सर्टीन एलिमेंट है, ठीक है, जिसको मैं एक्स कह रहा हूँ, वो क्या होगा, वो बेसिकली जो है वो 8 दफ़ा कम हो जाएगा, ठीक है। ये है बेसिकली इसका पीछे का कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो या दिस इज ऑल अबाउट कि आगे पर वो MCQ जो कि नेक्स्ट के पेपर में आए गए हैं, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।